गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, यानी एम एंड स्कोप ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी किसे कहते हैं? हमारे बॉडी में दो तरह का कंट्रोल होता है, एक जो नर्वस सिस्टम के अंडर में है, दूसरा जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर में है। तो नर्वस कंट्रोल को हम यहाँ नहीं बयान करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम को हम बयान करेंगे डिटेल में 2-3 लेक्चर में। सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका आप लोग नोट्स प्रिपेयर करें। तो दो तरह का कंट्रोल हमारे बॉडी में है, कहीं कहीं पर दोनों एक दूसरे से मिल के काम करता है, कहीं कहीं पर इंडिपेंडेंट काम करता है, जो हम अलग अलग बयान करेंगे। द एंडोक्राइन सिस्टम को ही हम केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहते हैं। तो बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय बॉडी फंक्शनिंग इज कंट्रोल्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड। सिर्फ कंट्रोल ही नहीं है, यहां पर आपस में कोऑर्डिनेशन भी है और इंटीग्रेशन भी है, यानी मेल मिलाप भी है कि कैसे बॉडी फंक्शन करे। ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के हाथ में है। कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये 3 चीज है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के हाथ में है। अब न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बना है। वन नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, नर्व फाइबर्स, सेंसरी ऑर्गन्स, ये सब आता है। दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके जरिया सेक्रीट किया हुआ केमिकल्स, जिसको हम हार्मोन कहते हैं, उसके कहाँ कहाँ वो कैसे कोऑर्डिनेशन करता है, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। द एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल्स एंड इंटीग्रेट मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, एनर्जी बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम। ये कुछ खास काम है जिसको कि एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल भी करता है और इंटीग्रेट भी करता है। जैसे एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्रोथ हार्मोन का। अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल वे में सेक्रीट नहीं हुआ बच्चे के अंदर या एडल्ट के अंदर, तो उसका फिजिक चेंज हो जाता है। ठीक उसी तरह से रिप्रोडक्शन में एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन, जो एक मेल हार्मोन है, अगर ये नॉर्मल वे में काम नहीं किया तो बॉडी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको हम डिटेल में 1 बाय 1 बयान करेंगे। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये कौन कौन काम करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, एनर्जी बैलेंस को, इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को और रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम को। ब्लड वॉल्यूम हुआ, लिम्फ वॉल्यूम हुआ, टिश्यू फ्लूइड हुआ, उसके वॉल्यूम को और उसके कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करता है। द एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल्स एंड मेंटेन द वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट एट कांस्टेंट लेवल। जैसा कि मैंने अभी कहा कि बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स होता है, आयंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो एक तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड को मेंटेन करना, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उसके कंसंट्रेशन को, उसके सांद्रण को मेंटेन करना, और एट कांस्टेंट लेवल पर, क्योंकि जरा सा डिस्टर्बेंस होगा तो सेल डेथ कर जाएगा। तो ये सारा काम एंडोक्राइन सिस्टम के हाथ में है। Endocrine system is a system of isolated glands which secrete chemicals called hormones
जिसको हम डिटेल में बाद में बयान करेंगे। आपके कोर्स में है, हमने स्कोप से अभी स्टार्ट किया है। लेक्चर 1 में हम स्कोप और कुछ खास बातें बयान करेंगे। लेक्चर 2 में हम हार्मोन को बयान करेंगे। फिर लेक्चर 3 में उससे आगे जो आपका हार्मोन एज ए मैसेंजर वगैरह है, यूनिट वाइज हम आपको बयान करेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम कैसे अपना काम करता है, क्या है? ये एक आइसोलेटेड ग्लैंड है, अलग अलग ग्लैंड, जैसे थायराइड ग्लैंड है, गोनेट्स है, एटसेट्रा है, जो 1 बाय 1 हम बयान करेंगे। और वो कैसे मेंटेन करता है? वो केमिकल सेक्रीट करता है। उस केमिकल को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। और ये केमिकल्स डायरेक्टली ब्लड में, वेनस ब्लड में या लिम्फ में सेक्रीट किया जाता है, क्योंकि इसके पास कोई चैनल नहीं होता है ले जाने के लिए। अब चूंकि बहुत सारा काम एंडोक्राइन सिस्टम का नर्वस सिस्टम पर डिपेंडेंट है, फिर भी दोनों के काम करने के तरीके कुछ डिफरेंट है। तो हम कुछ पॉइंट को यहाँ पर बयान कर रहे हैं जो कि दोनों के बीच में डिफरेंस बताएगा। पहला पॉइंट, इन नर्वस सिस्टम, अगर आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे तो एंडोक्राइन सिस्टम में आप खुद इसको कर लेंगे। सेंड्स मैसेज एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी जैसे आपके हाथ में जो सुई चुभाया और ये सुई चुभाने का मैसेज एक पार्टिकुलर नर्व फाइबर के जरिए ब्रेन को पहुंचाया, तो उस नर्व फाइबर में जो मैसेज किस फॉर्म में गया, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ सेंसरी एंड इफेक्टर सिस्टम्स आर इन्वॉल्व्ड। एक वो जो मैसेज आपका ले गया ब्रेन तक, दूसरा वो जो मैसेज ब्रेन से लाया मसल्स या ग्लैंड्स तक, तब आपका फंक्शन हुआ, बॉडी आपका फंक्शन किया। तो जो मसल्स तक लाया वो इफेक्टर सिस्टम हो गया, जो ब्रेन तक ले गया वो सेंसरी सिस्टम हो गया। तो नर्वस सिस्टम में दोनों इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पर बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होता है। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी ने चींटी काटा और चींटी काटने और हाथ को खींचने में कितना सेकंड लगता है, इतने चींटी काटने से वो मैसेज ब्रेन तक गया, ब्रेन ने वहां से मसल्स को कहा, मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तब आपका हाथ अपने आप पीछे की तरफ आ गया। तो जब ये चीज हुआ तो कितना टाइम लगा, ये आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट। दूसरी बात कि इंपॉर्टेंट बातें ये पर है कि डायरेक्ट कनेक्शन, यानी हर सेल हर पार्ट में इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, क्योंकि जाल बिछा रहता है नर्व फाइबर का। अब ये जो नर्वस सिस्टम है ये रिस्पॉन्स बहुत तेजी से देता है। जैसा कि आपने अभी देखा कि किसी ने आपको हाथ या आपका हाथ जो है आग के टच में आ गया तो फौरन आप हाथ खींच लेते हैं, कितना टाइम लगता है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जो नर्व इंपल्स जनरेट हुआ वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में फिर खत्म हो जाता है। लिमिटेड टू दो सेल्स विच आर इनर्वेटेड, मतलब जहां तक नर्व फाइबर का है, इनर्वेटेड है, उसमें घुसा हुआ है, वहीं तक ये दिखाएगा। नो कैस्केड इफेक्ट। कैस्केड इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने राम को कहा कि फला बात कह देना, फिर राम ने उसको कहा कि तुम कह देना, फिर उन्होंने उसको कहा तब कह देना, और मैसेज हमको पहुंचाना था करीम के पास, तब कई स्टेप के बाद करीम के पास वो मैसेज पहुंचा। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है जहां स्टेप बाय स्टेप होता है उसको हम कैस्केड मैकेनिज्म कहते हैं। तो इसमें कैस्केड इफेक्ट नहीं होता है। अब जस्ट इसका रिवर्स एंडोक्राइन सिस्टम में देखिए कि ठीक उल्टा होगा। यहाँ पर जैसे वहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में था तो यहाँ केमिकल्स या हार्मोन्स के फॉर्म में है, वहाँ सेंसरी एंड इफेक्टर सिस्टम दोनों इन्वॉल्व था, यहाँ सिर्फ इफेक्टर सिस्टम है, नो रोल ऑफ सेंसरी सिस्टम। वहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स था, क्विक तेजी से ट्रांसमिशन हुआ था, यहाँ स्लोवर होगा। वहाँ रिस्पॉन्स क्विक दिया था, फौरन आपने हाथ खींच लिया था, लेकिन यहाँ स्लो रिस्पॉन्स होगा। वहाँ कम देर के लिए था, यहाँ लॉन्गर ड्यूरेशन का रिस्पॉन्स होगा। और इसमें वहाँ पर सिर्फ वही सेल इन्वॉल्व था जो कि नर्व फाइबर से इनर्वेटेड है, जिसमें कि नर्व फाइबर टच में है। लेकिन यहाँ पर टारगेट ऑर्गन का सभी सेल्स रिस्पॉन्स देता है। दूसरा ये कैस्केड इफेक्ट इसमें है। इस कैस्केड इफेक्ट को हम जब हार्मोन का एक्शन बताएंगे तब वहां पर बताएंगे। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स।
अब ग्लैंड्स किसे कहते हैं? वो ऑर्गन्स, वो सेल्स, वो टिश्यूज, वो स्ट्रक्चर्स जो कि केमिकल सेक्रीट करता है, और वो सेक्रीशन इसेंशियल एंड वाइटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के रिहाइश के लिए, जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है। ऐसे ऑर्गन्स को हम ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स 4 तरीके का मैंने यहाँ पर लिखा है, हालांकि और भी टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। तो हमको जो पैरामीटर्स यहाँ लेना था उसके हिसाब से यहाँ पर 4 तरह का मैंने लिखा है। एक्सोक्राइन यानी ये ग्लैंड है, इसका सेक्रीशन ये चैनल के जरिए आया तो उसको हम डक्ट ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा एंडोक्राइन, जिसमें ये डक्ट नहीं होता है, ये वाला डक्ट नहीं होता है, उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड लिया है, अभी नीचे हम डायग्राम लगाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा और आप लोग जानते भी हैं, और उसके 1 बाय 1 हम बयान करेंगे। नेक्स्ट वन इज हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन ग्लैंड को हम मिक्स्ड ऑर्गन या मिक्स्ड ग्लैंड भी कह सकते हैं। इसको हम कंपाउंड ग्लैंड भी कह सकते हैं। मिक्स्ड या कंपाउंड यानी जो कि एक्सोक्राइन का काम भी करता है, एंडोक्राइन का भी काम करता है, ऐसे ग्लैंड को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे पैंक्रियास। मिक्स्ड ऑर्गन्स, मिक्स्ड ऑर्गन का मतलब वो हुआ जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी करता है लेकिन ग्लैंडुलर वर्क भी करता है। जैसे गोनेट्स, वो हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। जैसे गोनेट्स का काम क्या है? स्पर्म बनाना, ओवम बनाना, लेकिन साथ साथ हार्मोन का भी सेक्रेशन करना। ऐसे को हम मिक्स्ड ऑर्गन कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज गोनेट्स, एंड द गोनेट्स आर टेस्टिस एंड ओवरी। Now come to the exocrine gland, not found in isolation। जैसे आपको एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो आइसोलेशन में होगा, एड्रिनल ग्लैंड अलग है, थायराइड ग्लैंड अलग है, फलां अलग है, ये आइसोलेशन में नहीं होता है, अलग नहीं रहता है। रिमेन्स कनेक्टेड विद एपिथेलियम दैट प्रोड्यूसेस इट, यानी जो जिस एपिथेलियम से एक्सोक्राइन ग्लैंड बना ये उससे अटैच रहता है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में वो कनेक्शन टूट जाता है। डज नॉट पोर इनटू लिम्फ और ब्लड, ये अपना सेक्रेशन जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में नहीं पोर करता है, बल्कि ये चैनल के जरिया टारगेट टिश्यू तक ले जाता है, वहां तब पोर करता है। तो ये सेक्रेशन इज, अब इसके सेक्रेशन चाहे एंजाइम होगा या लुब्रिकेंट्स होगा या एक्सक्रीटरी होगा, इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जैसे आपका स्वेट ग्लैंड है, जैसे आपका आंसू ग्लैंड है यानी टीयर्स ग्लैंड है, जैसे आपका लैक्रिमल ग्लैंड है, जैसे आपका सलाइवरी ग्लैंड है, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्यों ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड? इसलिए कि इसमें डक्ट, चैनल, रास्ता, ट्यूब, पाइप होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जस्ट उसका अपोजिट, फाउंड इन आइसोलेशन। जैसा कि मैंने अभी कहा कि एड्रिनल ग्लैंड अलग है, थायराइड ग्लैंड अलग है, गोनेड अलग है, वगैरह वगैरह। गेट सेपरेटेड फ्रॉम एपिथेलियम, जैसे वहां पर वो जो एपिथेलियम उसको प्रोड्यूस किया उससे अलग नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ ये अलग हो जाता है। पोर्स इनटू लिम्फ एंड ब्लड, जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि इसमें ये ग्लैंड है, इसके चारों तरफ इस तरह से ब्लड कैपिलरीज डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है और ये डायरेक्ट अपना सेक्रेशन जो है ब्लड में डाल देता है, और वो ब्लड जो है कैरी करता है दूर पर टारगेट ऑर्गन पर। टारगेट ऑर्गन पर हम थोड़ी देर बाद अगले लेक्चर में बयान करेंगे कि टारगेट ऑर्गन क्या होता है। डक्ट एब्सेंट और ब्लड इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैरी जैसा मैंने भी बताया, और इसके सेक्रेशन को केमिकल्स जो सेक्रीट करता है उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, वहां पर टाइप्स ऑफ ग्लैंड था, यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है। वन इज परमानेंट, टेम्पररी एंड रिकरेंट, ये 3 टाइप ऑफ ग्लैंड है। कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड। परमानेंट जो बर्थ से डेथ तक रहता है बॉडी के अंदर, उसको हम परमानेंट कहते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड हुआ, एड्रिनल ग्लैंड हुआ, वगैरह हुआ वगैरह हुआ।
टेम्पररी ओनली फॉर सर्टेन पीरियड, यानी वो डेवलप होता है सर्टेन पीरियड में, वो काम करता है, उसके बाद वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। जैसे थाइमस ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वगैरह में, नीट वगैरह में भी इस पर सवाल आता है, CSIR में इसका सवाल आता है। थाइमस ग्लैंड एक पार्टिकुलर पीरियड में ये फंक्शनल हो जाता है, बाद में ये नॉन फंक्शनल हो जाता है, ऐसे ग्लैंड को हम टेम्पररी कहते हैं। नेक्स्ट इज रिकरेंट ग्लैंड, ये पीरियोडिक ग्लैंड भी हम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये पहले अपीयर हुआ, फिर बीच में डिसअपीयर हो गया, फिर रीअपीयर हो गया। इसको हम इस सीक्वेंस में यहां पर बताए हैं। पहले अपीयर हुआ, जैसे प्लेसेंटा, जब फीटस बनता है, अटैच होता है तो प्लेसेंटा बना, प्लेसेंटा काम किया, फिर डिसअपीयर हो गया, फिर दोबारा रीअपीयर हो गया। उसी तरह से कॉर्पस ल्यूटियम, ये भी पहले अपीयर हुआ, फिर डिसअपीयर हो गया, फिर रीअपीयर हो गया। तो इस तरह से हम लेक्चर फर्स्ट में थोड़ा सा बयान किए हैं स्कोप ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, जो यूनिट 1 में है, और इसलिए आप सभी इसको नोट्स बनाएं। और लेक्चर 2 हम एक नेक्स्ट पीरियड में हम देंगे, फिर उसके बाद लेक्चर 3 करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब हैं। I hope that this video will be liked by you, subscribed by you, shared by you. Thank you.